हेलो थिंक टैंक फैमिली, वेलकम टू योर फेवरेट प्रिपरेशन चैनल थिंक टैंक यूपीएससी। शुरुआत हो गई है। तैयारी एकदम जीरो से लेके अर्श से लेके फर्श तक। क्या लॉन्च कर दिया है हमने लॉन्च कर दिया है यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी की सबसे फाउंडेशनल जर्नी, जो है जो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपके फंडामेंटल्स को बनाती है, दैट इज एनसीईआरटी। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस बात को इलेबोरेट करने की कि एनसीईआरटीज कितनी ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल है अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या आपके गैप्स रह जा रहे हैं। मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो लग तो रहा है यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्लिक नहीं कर रहा है, पढ़ के लग रहा है यार तो सही से सुना सुना लग रहा है। क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है। तो हम पूरी सीरीज एनसीईआरटी कराएंगे आपको 6 से लेके 12 तक। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तीनों की एनसीईआरटी कराएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी भी कराएंगे। लेकिन हमारी टॉप 3 प्रायोरिटीज जो हैं इस समय, दैट इज हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए डे 1 क्लास 6 वन शॉट एनसीईआरटी वीडियो, आइए शुरू करते हैं। ओके, लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन, अगर आप एनसीईआरटी करने आए हैं यहाँ पे तो ही यहाँ पे रहिएगा, वरना अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है वी हैव अदर वीडियोस जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। ये एनसीईआरटी वीडियो है, तो जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना ही आपको बताया जाएगा। एनसीईआरटी का मोटिव है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी एनसीईआरटी बिल्ड करती है, ठीक है। ये आर एस शर्मा लेवल की यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, दिस इज एनसीईआरटी सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। ओके, चलो एनसीईआरटी खत्म करते हैं पहले। अंडरस्टूड? क्या हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे आर एस शर्मा से? बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलिए एक सेकेंड। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले जब क्लास 6 की एनसीईआरटी देखेंगे आप, जहां से बात शुरू होती है, इट इज नथिंग बट इट टेल्स यू इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपको एनसीईआरटी क्लासेस की ये बताती है हिस्ट्री में जाके कि भारत का नाम या इंडिया का नाम भारत पड़ा कैसे या इंडिया कैसे पड़ा। तो कहानी शुरू होती है, आपको पता होगा हमारी सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद में कहीं मेंशन नहीं है किसके बारे में? भारत के बारे में, ठीक है। अगर पहला मेंशन हमें भारत का कहीं मिलता है, वो कहां मिलता है? वो मिलता है हमें महाभारत में। कौन से टेक्स्ट में बेटा? महाभारत में मिलता है हमें सबसे पहला मेंशन ऑफ भारत। दो वर्ड यूज होते हैं, इंडियन कंट्री, जिस कंट्री को आज हम लोग मोर लेस इंडिया जानते हैं, उसको डिनोट करने के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, भारतवर्ष नंबर 1 एंड जम्बू द्वीप नंबर 2। ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, भारतवर्ष एंड जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्या होता है? जम्बू एक ट्री है ना, आपको पता है, जो जामुन ट्री है उसको जाम्बू बोलते हैं। जम्बू द्वीप, द लैंड वेयर जामुन ट्री इज ग्रोन, इज जम्बू द्वीप। और आपको जान के हैरानी होगी, अशोका ने भी अपने टेक्स्ट में जम्बू द्वीप का कई बार यूज करा है, जम्बू द्वीप वर्ड का, ठीक है। अशोका ने भी अपनी टेरिटरी को, जिसको वो रूल करता था, बेसिकली इंडियन टेरिटरी को, जम्बू द्वीप कह के डिनोट किया। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से किंग के हमें इंस्क्रिप्शंस में जम्बू द्वीप का मेंशन मिलता है? इट इज अशोका। ओके, सो भारतवर्ष एंड जम्बू द्वीप दो वर्ड यूज करता है महाभारत। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन भारतवर्ष was used। अब भारतवर्ष क्या था? भारतवर्ष was the land where the ट्राइब नेम्ड भारत यूज टू लिव या भरत यूज टू लिव। तो भरत बेसिकली क्या है, या भारतास बोलना चाहे आप इंग्लिश में, वो क्या है? इट इज नथिंग बट बेसिकली अ ट्राइब। ऋग्वेदा में भारतवर्ष मेंशन नहीं है, लेकिन आपको भारत का क्या मिलता है? मेंशन मिलता है। हमारे वैदिक एज में, ऋग्वेदिक सोसाइटी में कई सारी ट्राइब्स थी, उनमें से एक ट्राइब है भारत या भरत या भारताज, उसका मेंशन ऋग्वेदिक में मिलता है, लेकिन ऋग्वेदिक में भारतवर्ष का मेंशन नहीं मिलता है। वो कहां आके मिलता है? वो आके मिलता है बेटा महाभारत में। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हिस्ट्री है। देखो लिखा है इवन अशोका एम्परर यूज द टर्म जम्बू द्वीप टू एड्रेस द सब कॉन्टिनेंट। अंडरस्टूड? तो ऋग्वेद में क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई है? जिस लैंड को, जो ऋग्वेदिक में जिस लैंड की हिस्ट्री, जिस कल्चर के बारे में लिखा है, उसको क्या मेंशन करा गया है? दैट इज मेंशन्ड एज सप्त सिंधव, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसे आप लोग सप्त सिंधु भी जानते हैं, उसको एग्जैक्टली का मेंशन करा गया है सप्त सिंधव। ओके, और देखिए महाभारत में क्या क्या मेंशन करा गया है। महाभारत में कई सारे एरियाज का और मेंशन है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पूछ लेगा, चाहे आप यूपीएससी देने जा रहे हो, चाहे पीसीएस या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अंडरस्टूड? देयर इज मेंशन ऑफ कश्मीरा, इट इज
nothing but today's Kashmir. Then Kurukshetra का mention तो obviously है. There is a mention of Vanga. Vanga is nothing but today's Bengal. There is mention of Pragjyotisha, nothing but today's Assam. There is mention of Kutch, that is nothing but today's Kutch in Gujarat and Kerala. Okay, understood. ये सारे रीजन्स का हमें मेंशन कहाँ मिलता है बेटा? महाभारत में. अब आगे चलते हैं. अब देखिए, भारतवर्ष पहली बार यूज हुआ महाभारत में, वहीं से वर्ड बना भारत. कुछ सेंचुरीज आगे चलते चलते भारत एक कॉमनली डिनोटेड टर्म यूज होने लगा टू मेंशन, टू डिनोट द लैंड, द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया विच यू सी टुडे मोर और लेस. ठीक, कई सारे टेक्स्ट थे, जैसे कि पुराण, जैसे कि उपनिषद, जैसे कि लेटर वैदिक टेक्स्ट, जैसे कि ब्राह्मणास, धर्मशास्त्र, सब में भारत वर्ड यूज होने लगा फॉर इंडिया. ओके, सबसे ज्यादा मेंशन हमें मिलता है पुराण में. विष्णु पुराण का एक एक्सर्ट जो है वो क्या रीड करता है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्य वा दक्षिणम वर्षम तद भारतम नमः. मतलब the country that lies north of the ocean and the country that lies south of the snowy mountains. मतलब snowy mountains किसकी बात हो रही है? इसकी, हिमालयस की. ऐसा शानदार डिस्क्रिप्शन हमें कहा मिलता है? विष्णु पुराण में. ओके, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत. ये मिलता है विष्णु पुराण में. संस्कृत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है. ओके, एम आई क्लियर? ठीक, ये है भारत का इतिहास. अंडरस्टूड. अब देखिए फॉरेनर्स ने कैसे नेम्ड करा इंडिया. इंडिया वर्ड कहां से आया? भारत तो आपने देख लिया कहां से आया, इंडिया कहां से आया. देखिए, द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस. आपसे पूछ लेगा पर्शियंस कौन? द इनहैबिटेंट्स ऑफ मोर और लेस द एरिया ऑफ ईरान. ओके, एरिया ऑफ ईरान. इरेजर ये रहा, एरिया ऑफ ईरान. अंडरस्टूड. ठीक, उसके बाद in the 6th century BCE, before Common Era, Persian rulers conquered the region Indus River, known in Sanskrit as Sindhu. जो 6th सेंचुरी बीसी का आप रीजन देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं, उसमें ईरानियन जो पर्शियन रूलर्स थे, उन्होंने वो जो इंडस वाला रीजन था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसको कैप्चर करा. और इंडस रीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु रीजन. ठीक है, आपको पता होगा ये बात. तो सिंधु. ओके, अब देखिए लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से वो लोग सिंधु को क्या बोलने लगे? हिंदू. क्या नाम पड़ गया? सिंधु से हिंदू. बिकॉज आप पर्शियन लैंग्वेज अगर देखेंगे वहां पे एस का प्रोनाउंसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो नाम एस की जगह सिंधु वो लोग कहने लगे हिंदू. तो वहां से पढ़ा हिंदू और वहीं से पढ़ेगा आगे हिंदुस्तान. अंडरस्टूड. तो आपको मालूम चल गया हिंदुस्तान कहां से आया, हिंदुस्तान यहां से आया. अब देखते हैं इंडिया कहां से आया. ओके, इंडिया कहां से आया? इन एंशिएंट पर्शियन रिकॉर्ड्स द टर्म हिंदू वाज यूज्ड इन अ ज्योग्राफिकल सेंस. बिल्कुल, आप अगर जब पर्शियन रिकॉर्ड्स देखेंगे आपको हिंदू टर्म का बहुत यूज मिलेगा, पर आपको समझ आना चाहिए ये बात कि वो रिलीजन तौर पे हिंदू यूज नहीं कर रहा है. हिंदू एज अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी फॉर द लैंड ऑफ सिंधु विच वाज इंडिया. अंडरस्टूड. ठीक, तो हिंदू इज यूज्ड एज अ ज्योग्राफिकल टर्म इन पर्शियन रिकॉर्ड्स. ठीक, इंस्पायर्ड बाय पर्शियन यूजेज द ग्रीक्स रिफर्ड टू इंडिया एज इंदोई और इंडिके. ठीक है, तो इंदोई और इंडिके से शुरू करा किसने? ग्रीक्स ने. और वहां से नाम क्या पड़ा? इंडिया. अंडरस्टूड. तो इंडिया नाम कहां से आया? ग्रीक्स के इंडोई और इंडिके मेंशन से. हिंदुस्तान नाम कहां से आया? पर्शियंस के सिंधु ना बोल पाने के रीजन से हिंदू बोल के जो उन्होंने नाम पढ़ा धीरे धीरे वो पढ़ा हिंदुस्तान. ये है हिस्ट्री भारत, हिंदुस्तान और इंडिया की. ओके, अंडरस्टूड. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, चाइनीज टेक्स्ट क्या रिफर करते हैं? चाइनीज टेक्स्ट इंडिया को रिफर करते हैं यिंतु और यिंदू के नाम से. अंडरस्टूड. देख पा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है. ओके, बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, देयर साउंड वेरिएशंस. ओके, ठीक. Thus the names Hind, India, Indo, Hindu all originated from the word Sindhu, which is nothing but Indus in Sanskrit. Understood? This was the naming concept. अब जब आप क्लास 6 के एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे, देखिए बेस से आपका बिल्ड कर रही है, तो आप देखेंगे कि आता है किसके बारे में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. क्या क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो दिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में
वो इनफ है आपके यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम के लिए? बिल्कुल भी नहीं इनफ है, बिल्कुल भी नहीं इनफ है। आपको और पढ़ना है और यहाँ सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप बात समझिए, ये फाउंडेशनल चीज है, फाउंडेशनल वीडियोस है। यहाँ जितना इंपॉर्टेंट दिया गया है एनसीईआरटी में, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो है, अगर आप देखेंगे, शानदार। एक एक बिगिनर जो यूपीएससी की तैयारी शुरू किया है या करना चाहता है, फेज वाइज क्या करना है, कैसे करना है, पूरा ईयर लॉन्ग प्लान। अगर आप अगला प्रीलिम्स 2027 का टारगेट कर रहे हैं, प्लीज जाके देखिए, रिसेंटली ही अपलोड करा है, ओके। स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत देखिए, बाकी नॉर्मल और यूजुअल स्ट्रैटेजी वीडियोस की तरह नहीं है। देयर इज अ साइंटिफिक प्लान फॉर एवरीथिंग, हाउ टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ओके। प्लीज देखिए, उसमें सब बताया है। सो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ इन द 3rd मिलेनियम बीसी के मिड से लेके 2nd मिलेनियम बीसी के शुरुआत के फेज में उन्होंने अपना क्या देखा, अपना पीक देखा। फिर धीरे धीरे जैसे 2nd मिलेनियम बीसी आगे बढ़ा, उन्होंने अपना डिक्लाइन भी देखा। तो व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिविलाइजेशन में क्या है, एक ह्यूमन सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का एडवांस फेज है, जहां पे लाइफ क्या है, सेटल्ड है, सरप्लस प्रोडक्शन है, मल्टीपल प्रोफेशंस हैं, ट्रेड है, लिटरेसी है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो क्या हड़प्पा में ये सब था? बिल्कुल था, ट्रेड था। आप सबने अगर देखा है तो देखा होगा, नहीं देखा तो आज दिखा दूंगा मैं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन था, बिल्कुल। बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग सब था वहां पे, ज्वेलरी मेकिंग सब था, पॉटरी मेकिंग सब था। क्या ट्रेड था? यस। बिलमुन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके थ्रू किसके साथ ट्रेड होता था? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में मेंशन मिलता है मेलुआ का, जो यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखेंगे ओरिजिन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 2600 BCE एंड 1900 BCE, ठीक है, अंडरस्टूड। इस टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें मिलेंगी, कहीं आपको 2500 1600 मिलेगा, कहीं आपको 2600 से 1800 मिलेगा। घबराना नहीं है, मोर और लेस टाइमलाइन समझ के चलनी है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ 3rd मिलेनियम बीसी टू द मिडिल ऑफ 2nd मिलेनियम बीसी, ओके। इट डेवलप्ड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो आज पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो काफी पंजाब का पार्ट पाकिस्तान में चला गया, सिंध का पार्ट पाकिस्तान में चला गया, और इंडिया का पंजाब, गुजरात, ये वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यहां पर डेवलप हुआ था, ओके, अंडरस्टूड। इट ग्रू अराउंड द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एंड सरस्वती, घग्गर हाकरा रिवर। एनसीईआरटी अलग से डील करती है सरस्वती रिवर को। ये वो सरस्वती रिवर नहीं जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम आप वहां देखते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो नहीं है। दिस इज अनदर सरस्वती रिवर विच यूज्ड टू फीड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप अगर देखें तो हरियाणा राजस्थान के पास आज जो घग्गर हाकरा रिवर वाटर सिस्टम है, वो एंशिएंटली सरस्वती कहलाया जाता था, ये बोलना सही नहीं होगा, पर आज जो घग्गर हाकरा है वो स्ट्रीम्स है सरस्वती की ही, वो सरस्वती का ही क्या है, नेचुरल डेवलपमेंट है आगे, ओके, अंडरस्टूड। इट इज कॉल्ड हड़प्पा बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड इन 1920-21। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नोट बनाना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक। अब आइए सरस्वती रिवर के बारे में। The Saraswati river is mentioned in the Rig Veda as a mighty river flowing from mountain to sea. So सरस्वती रिवर का मेंशन मिलता है हमें ऋग्वेद में, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। टुडे इट इज आइडेंटिफाइड विद द सीजनल घग्गर हाकरा रिवर, बिल्कुल बताया आपको मैंने। Many Harappan settlements developed along its bank. Later texts describe the rivers as gradually drying up. Okay, okay, easy. Now अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इट इज द ग्रेट बाथ, ठीक। आपको पता होना चाहिए कहां मिला है सबसे पहली बात तो वो मोहनजोदाड़ो में। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडर्न स्विमिंग पूल, बट अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ऑल डू नॉट अग्री दैट इट वाज लाइक अ स्विमिंग पूल पर्पस वाइज। वो लेजर एक्टिविटी के लिए नहीं, आधे लोग कहते हैं लेजर एक्टिविटी के लिए, आधे लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आधे लोग कहते हैं इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक पर्पसेस, ओके, इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बेथिंग, ओके, अंडरस्टूड। सो इट इज मेजर्ड अबाउट इतना एंड वाज वाटरप्रूफ ड्यूरिंग यूजिंग नेचुरल बिटुमेन। प्लीज इसका नोट बनाइए, कौन सा एजेंट होता था, बाइंडिंग एजेंट। वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। नेचुरल बाइंडिंग एजेंट क्या होता था, बाइटुमेन, ओके, या बिटुमेन। It had 2 flight of steps, one each from northern and one each from southern side, drains and nearby rooms with a well. Historian believes that it may have been used for religious rituals, royal use, ceremonial bathing. ठीक है, understood? It shows us that Hadappans had a good disposal and drainage system. Understood? ठीक। तो अब
अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड की। हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होने वाले मेन क्रॉप्स कौन कौन से थे? वीट था, पूछता है, यूपीएससी ने कंफ्यूज कर रखा है। आपको लगेगा यार वीट था कि नहीं था, पता नहीं यार, बार्ले था कि वीट था। याद रखो, वीट भी था, बार्ले भी था, मिलेट भी था, राइस भी था, ठीक, पल्सेस भी थे, वेजिटेबल भी थे। राइस बहुत डिबेटेड रहता है, ओके, बट दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये पत्थर की लकीर है, सरकार पेपर करवाती है, सरकारी एजेंसी की बुक है, सरकारी बुक है, आंसर की में यही एक्सेप्ट करा जाएगा एंड में, बवाल जितना भी हो जाए। तो एनसीईआरटी में जो कहा जा रहा है वो आपके लिए पत्थर की लकीर है, वही आपके आंसर बनेंगे। ओके ओके, we also used to grow cotton in Harappan civilization. Okay, in fact we were the first people in Eurasia to cultivate cotton. Understood? मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि 3 और पैरेलल सेटलमेंट्स कौन से थे दुनिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ? 3 और पैरेलल सिविलाइजेशन से इनका नाम साथ में आता है, प्लीज बताइए। ओके, और आपको कैसे मालूम चलता है? आपको क्रॉप से तो मालूम चलता है कि एग्रीकल्चर क्या था, एडवांस था। और कैसे मालूम चलता है कि एग्रीकल्चर एडवांस था? आपको मालूम चलता है, आपको एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ अ प्लो, जिससे प्लो करा जाता है, ठीक है, वुडन प्लो मिलता है आपको। और वुडन प्लो कहां मिलता है आपको? आपको मिलता है एक इंपॉर्टेंट साइट जिसका नाम है कालीबंगन इन राजस्थान। ओके, देयर इज एन एविडेंस ऑफ अ वुडन प्लो। ओके, याद रखिएगा, आयरन इज नॉट यूज्ड हियर। मेटल के नाम पे यहां ब्रॉन्ज और कॉपर यूज होगा, अभी आएगा। आयरन इज स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। क्यों? क्योंकि आयरन कहां मिलता है बच्चों? आयरन मिलता है आपके ईस्टर्न इंडिया में, मोर और लेस ईस्टर्न इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, ये सब के आसपास। वहां पे तो ये लोग गए ही नहीं। ये लोग कहां बसे हैं? ये लोग बसे हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न एक्सटेंट क्या है? आलमगीरपुर है। लिखो, नॉर्थन एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मांडा इन जम्मू कश्मीर, सदर्न एक्सटेंट दायमाबाद इन महाराष्ट्र, western extent Sutka Gendor in Balochistan, then you will go for eastern extent that is Alamgirpur. Okay, ये है आपका क्या, ये है आपके इसके extents नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ओके, नाउ अगर आप देखें, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग वर आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर था, सरप्लस प्रोडक्शन था, इसीलिए अदर ऑक्यूपेशन पे स्विच कर पाए। ठीक है, किस पे स्विच कर पाए? एनिमल हस्बेंड्री। अंडरस्टूड? एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग वर आल्सो इंपॉर्टेंट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दे कंज्यूम, प्लीज नोट करिए इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स, टर्मरिक यूज वाज देयर, ginger, banana, all these products were used and cultivated as well. Okay, okay, done. ठीक, now we have seen that कि एग्रीकल्चर क्या क्या होता था, क्या क्या इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, ये आगे आएगा। उससे पहले देखिए ट्रेड एंड क्राफ्ट। ट्रेड एंड क्राफ्ट कौन कौन से आइटम इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स थे? स्टेटमेंट में दिया हुआ, या फिर 1 2 3 4 करके दे देगा, पहचानना होगा। कॉटन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट। ओके, टिम्बर, टिम्बर मतलब फर्नीचर के लिए यूज करे जाने वाली लकड़ी, बेसिकली लकड़ी। फिर बीड्स, ऑर्नामेंट्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, दीज वर द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स। ओके, देन वी कम टू इंपोर्ट। गोल्ड नहीं था हड़प्पन के पास। अब खुद सोचो, किस रीजन में था, वहां गोल्ड होता है क्या? नहीं होता है। तो गोल्ड बेसिकली 2 3 चीजों का जगहों से आता था, अफगानिस्तान से आता था, और आता था साउथ इंडिया से, कर्नाटक केरल वाले रीजन से। ठीक है, KGF। ओके, मतलब वहां से नहीं आता था। मैंने बताया कि कर्नाटका में खूब गोल्ड था एंशिएंट टाइम में, वहां से गोल्ड आता था। सिल्वर अगेन फ्रॉम अफगानिस्तान, लैपिस lazuli a very precious stone, turquoise another special precious stone, okay, used in jewelry purposes. okay, और एक और चीज है, कॉपर और ब्रॉन्ज कहां से आते थे? कोई कमेंट सेक्शन में बताए, कॉपर और ब्रॉन्ज कहां से आते थे? क्या थी राजस्थान में, कौन सी माइंस थे? हिंट दे दिए मैंने, जरा बताओ। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या थी? बहुत ही एडवांस लेवल की थी। ओके, टाउन्स वर प्लान्ड इन ग्रिड पैटर्न। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन इट?
इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन इट बिकॉज इसके साथ पैरेलल सिविलाइजेशन थी। सबसे बड़ी जो थी उस समय वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वहां पे हमें टाउन प्लानिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता है या अर्बन प्लानिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता है, और हमें जो सिटीज मिलती है वो सर्कुलर पैटर्न में मिलती हैं। हड़प्पन सिटीज हमें ग्रिड पैटर्न में मिलती हैं। ग्रिड पैटर्न मींस कि इस तरीके से, ठीक, ये ग्रिड पैटर्न हो गया। वेयर द स्ट्रीट्स यूज्ड टू कट, फिर यहां ऐसे, वेयर द स्ट्रीट्स यूज्ड टू कट इन एट 90 डिग्री, अंडरस्टूड, ओके, ये था ग्रिड पैटर्न, अंडरस्टूड। So this civilization come to be known as Harappan civilization because Harappa was the first city to be excavated. Largest city कौन सी थी बताओ, लार्जेस्ट सिटी कौन सी थी बताओ, ठीक है। फिर से याद दिला रहा हूं, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, दिस इज एनसीईआरटी, ठीक है, ये कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। जब उस पे आएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से और पढ़ाएंगे, बस सब्सक्राइब कर लो, अंडरस्टूड। अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो यही चैनल है जहां आना है, ओके, आना है और आईएएस बन के जाना है, सीधी बात, अंडरस्टूड। नाउ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, द लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन। देन राखीगढ़ी, द लार्जेस्ट इंडियन साइट फाउंड इन हरियाणा। गनेरीवाला फाउंड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। कालीबंगन फाउंड इन राजस्थान। बनावली बिरहाना फाउंड इन हरियाणा। लोथल ढोलावीरा फाउंड इन गुजरात, ओके, अंडरस्टूड। हड़प्पन सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान, बताया, फैमिली प्लानिंग कह रहा हूं, माफ करना, टाउन प्लानिंग, ओके, अंडरस्टूड। ग्रिड लाइक पैटर्न में बनती थी। दो खास फीचर थे इनकी सिटीज के, ठीक है, दो खास फीचर थे। सबसे बड़ा फीचर था कि टाउन वाज डिवाइडेड इनटू टू। क्या हो गया, गिव मी अ सेकंड, टाउन वाज डिवाइडेड बेटा इनटू टू। One was citadel, the upper town, and one was the lower town. सीटाडेल जो एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होता था और लोअर टाउन जो नेचुरली अपने आप नीचे हो जाता था, ठीक है। सीटाडेल आपको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, लाइक द ग्रेट ग्रेनरीज विच सर्व्ड एज द वेयर हाउस ऑफ दैट टाइम। ग्रेट बाथ देखा ना, कहां मिलता है, ग्रेट बात भी आपको मिलता है सीटाडेल में। ऑलमोस्ट हर साइट पे आपको ये बाइफर्केशन मिलेगा, सीटाडेल और लोअर टाउन, ओके। केवल दो एक्सेप्शंस हैं बड़े, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, चन्नूदारो। क्या है, चन्नूदारो में आपको सीटाडेल नहीं मिलता है, वो पूरा आपको एक ही लेवल पे सिटी मिलती है। दूसरा नोट करो, बता रहा हूं, ढोलावीरा, दो आपको बाइफर्केशन नहीं, वहां तीन बाइफर्केशन मिलते हैं शहर के, 3 लेवल पे, सीटाडेल, लोअर टाउन, फिर एक और लेवल पे टाउन है, अंडरस्टूड। ये दो एक्सेप्शन है, वरना ज्यादातर हड़प्पन साइट जो है आपकी वो आपको देखने को मिलती हैं 2 लेवल्स पे, अंडरस्टूड, सीटाडेल एंड अपर टाउन। सीटाडेल को हिस्टोरियंस का मानना है कि 2 रीजन से उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। पहला कि द साइज ऑफ बिल्डिंग्स जो सीटाडेल ने मिली हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पे या तो जो समय की रूलिंग क्लास रही होगी उसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रही होंगी उसकी वहां पे, या फिर रूलर्स के जो घर होंगे, जो जहां रूलिंग क्लास रहती होगी, वो भी हमें कहा सीटाडेल में ही रहे होंगे, इसीलिए वो अपलिफ्टेड होती है, बिकॉज वी कैन सी द साइज ऑफ बिल्डिंग्स इन सीटाडेल। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट रहा होगा, ओके। और सेकेंडली वहां पे ग्रेनरीज भी थी, तो भाई फ्लड्स फ्रीक्वेंट थे, बिकॉज ये सब रिवर के बगल में बसे थे, तो इसीलिए वहां पे और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ग्रेनरीज है वहां पे जो सामान रहता है अनाज खाने का, वो अपलिफ्टेड रहे थोड़ा, अंडरस्टूड। मोस्ट बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, तो कौन सा भाई यूज होता था, बेक्ड ब्रिक्स यूज होते थे। लेकिन अगेन ढोलावीरा सर्व्स एज एन एक्सेप्शन, और यहां पे आपको स्टोन बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, ओके। ढोलावीरा इज अगेन क्रिएटिंग एन इंपैक्ट अलग से, अभी और इंपैक्ट आएगा। ढोलावीरा नोट डाउन करो, ढोलावीरा इन गुजरात was very famous for its water conservation techniques. एटलीस्ट 6 to 7 रिजर्वॉयर्स हमें मिले हैं वहां पे, और 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करा गया था ढोलावीरा को। यूपीएससी ने तुरंत क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर इट्स वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़ लो,
सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ढोलावीरा डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव वाटर कंजर्वेशन सिस्टम with at least 6 reservoirs. So this was about the town planning. Okay, now we move ahead the Vedas and Vedic culture. जो last part है class 6 के NCERT के history के portion का, it is about the Vedas. जब हड़प्पन civilization decline करती है, okay, in the middle of second millennium BC, ठीक, उसके बाद देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, मतलब कि एक शहरी सेटलमेंट था, ठीक है। वहां पे ट्रेड एंड क्राफ्ट था, जो सिटीज के साइज थे बड़े बड़े थे, इंडस्ट्रीज थी बड़ी बड़ी, शिप मेकिंग इंडस्ट्री थी, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री थी, बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, नोट कर लो लोथल और चन्नू धारो बीड मेकिंग इंडस्ट्री, ओके। बैंगल मेकिंग नोट कर लो, लोथल एंड सुतका गेंडोर एंड सुरको ताड़ा इन गुजरात। ये सब फैक्ट आते आ रहे बताते जा रहा हूं एक्स्ट्रा से, एनसीईआरटी में ये नहीं है, ठीक है, ओके। तो और साइज ऑफ द बिल्डिंग, जो एजुकेशन लेवल से, हालांकि हम उनकी स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए, बट द लेवल ऑफ इंस्क्रिप्शंस वी हैव रिसीव्ड, हमें समझ में आता है कि ये पढ़ी लिखी सिविलाइजेशन थी, ओके। तो जो इतने लेवल पे ट्रेड कर रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, इंडस्ट्री चला रही है, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। सिटीज के साइज देख के भी समझ में आता है, ठीक है। जब ये डिक्लाइन कर गई बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, ठीक, उसके बाद इंडिया ने बहुत टाइम तक एक अर्बन सिविलाइजेशन नहीं देखी। फिर कौन सी सिविलाइजेशन आई, कहा जाता है आर्यन रेस आई इंडिया में, ठीक है, जो वन ऑफ द रीजन भी था फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्यन रेस का इंडिया में एंट्रेंस हुआ और उन्होंने एक वैदिक कल्चर स्टैब्लिश करा, जहां से शुरू होता है आप आज जो कल्चर इंडिया में देखते हैं, ये इसी का कंटिन्यूएशन है। सारी लिटरेचर, सारी बुक्स सब यहीं से आती हैं। सबसे पहली और सबसे पुरानी बुक जो इसी कल्चर में क्रिएट हुई, जो आप सब जानते हैं, इट इज ऋग्वेदा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अर्ली वैदिक पीरियड। जिस पीरियड को ऋग्वेदा एक्सप्लेन करता है, एड्रेस करता है। देखिए ऋग्वेद है तो एक रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, लेकिन जब वो हिम्स एंड प्रेयर्स को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में लिखता है ऋग्वेदा, तो हमें ऋग्वेद आसपास की सोसाइटी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ऋग्वेदा टेल्स यू अबाउट अ पीरियड व्हिच पीरियड इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक। फिर जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें 3 और वेद लिखे गए, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो आपने सीख लिया कि 4, आपने क्या सीखा भाई कि 4 वेद हैं हमारे। सबसे पहले ऋग्वेद, देन सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अंडरस्टूड, ठीक, अंडरस्टूड, ओके। नाउ वेदा, द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग, संस्कृत वर्ड विद मीनिंग नॉलेज, ओके। The 4 Vedas are Rig Ved, the oldest, and the period it addresses is called early Vedic. Then comes Yajurved, Samved, Atharvaved, the 3 later Vedic period text. Okay, वेदास में है क्या, thousands of hymns हैं, prayers हैं, okay। जब आप later Vedic में आ जाओगे, आपको कुछ magic spells भी देखने को मिलेंगे, जिससे बीमारियां क्योर हो जाती हैं, ये सब हो जाता है। लेकिन ये सब डिस्क्राइब करते वक्त ये लोग हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर सब डिफाइन करते हैं उस पीरियड का, ओके। बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल ओरली ट्रांसमिटेड फॉर सेंचुरीज एंड फॉर जनरेशंस, फाइनली दे वर देन जॉटेड डाउन आफ्टर अ लॉट ऑफ सेंचुरीज, ठीक, ओके। दे वर कंपोज्ड इन द सप्त संधव रीजन, इंडिया दैट इज भारत ने पढ़ाया था ना, ओके। अगेन द वैदिक चैंटिंग, जो हिम्स इसमें दी हुई है, जो प्रेयर्स दी हुई हैं, उनकी चैंटिंग को यूनेस्को ने क्या कर रखा है, मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे होती है, ऐसे ही इंटेंजिबल लिस्ट भी होती है, ओके। इंटेंजिबल लिस्ट भी होती है, जो इंटेंजिबल चीजें हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें कहते हैं इंटेंजिबल। जो इंटेंजिबल हेरिटेज और कल्चर का पार्ट है, उनको इंक्लूड करता है यूनेस्को अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में, और उसमें वैदिक चैंटिंग इंक्लूडेड है, ओके। अब देखिए वैदिक डीटीज पूछा है यूपीएससी ने, द मोस्ट मेंशन्ड वैदिक डीटी इज इंद्र, ओके। इंद्र, देखिए कौन कौन सी डीटीज मेंशन्ड है, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा, इंद्रा, ठीक। ये सारी मोस्ट मेंशन्ड डीटी हैं ऋग्वेद में, ओके। ये सारी क्या है, मोस्ट मेंशन्ड डीटी हैं
सबसे ज्यादा मेंशन्ड कौन है? इंद्र. इंद्र इज द मोस्ट मेंशन्ड डीटी सेलिब्रेटेड इन ओवर 250 हिम्स. इंद्र के बाद अगर कोई डीटी आती है सबसे ज्यादा मेंशन्ड तो वो है अग्नि. इट इज अग्नि इन ओवर 200 हिम्स. ओके, देन कोई डीटी आती है तो वो कौन है? सोम. ओके, सोम वाज द इंटॉक्सिकेशन डीटी. ओके ओके, अंडरस्टूड. ठीक, इंद्र, अग्नि, सोम. ओके, नाउ वैदिक वर्ल्ड व्यू जो है, जो उसका आइडियोलॉजी है, वो बिलीव करती है कॉन्सेप्ट पे, उसका नाम है रितम. रितम का मतलब क्या है? ट्रुथ एंड कॉस्मिक ऑर्डर. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. ओके, अब आ जाइए वैदिक सोसाइटी पे. वैदिक सोसाइटी किस टाइप की थी? वैदिक सोसाइटी हमें जो बाद में आपको बड़े बड़े किंगडम्स देखने को मिलते हैं वैसा कुछ नहीं था. वैदिक सोसाइटी वाज, आई शुड से, वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जन्स और क्लैंस. ठीक है, मतलब अपने अपने क्लैन, कबीलों में लोग रहा करते थे अपने अपने. ठीक, कई सारे ट्राइब्स थे. मैंने एक ट्राइब का नाम बताया, भारत ट्राइब. ठीक है, या भरत ट्राइब. ठीक, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी भरत, पुरुष, कुरुज, यादूस एंड तुर्वशास. ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो मेंशन थी ऋग्वेद में. और ये सब अपने अपने कबीलों में, अपने अपने क्लैन में रहती थी, जिन्हें हम लोग जन बोलने लगे थे. इसी से बेटा आगे जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बनेगा जनपद. फिर थोड़े बड़े होंगे जनपद, तो कई सारे जनपद मिलके बनेंगे महाजनपद. और फिर स्टैब्लिश होगा मगध महाजनपद. फिर मगध महाजनपद में आएंगे तुम्हारे हरियाणकास, दंदास, मौर्यास. फिर होगी शुरू इंडियन हिस्ट्री जो तुम्हें पसंद है. अंडरस्टूड. ठीक है, होगा क्लास 7 की एनसीईआरटी में होगा वो, अगले वीडियो में. ठीक, वैदिक सोसाइटी एट असेंबल्ड असेंबली इज नोन एज सभा एंड समिति. सारे डिसीजंस कहाँ लिए? माफ करना, आवाज आ रही है ना? हाँ, सारे डिसीजंस लिए जाते थे सभा एंड समिति. दो इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी. ओके, ठीक. फिर उसके बाद द टर्म राजा रेफर टू द रूलर और किंग. ठीक है, हर जन का या हर क्लैन का एक राजा होता था जिसे हम लोग राजन बोलते थे. लेकिन ये वो राजा नहीं था जो आप बाद में देखते हैं. यहाँ पे इवन टैक्स कलेक्शन तक वॉलेंटरी था. जो ट्रिब्यूट लोग दे देते थे, राजा का जिम्मेदारी थी कि पूरे क्लैन को एक साथ रखना है, और किसी और क्लैन या जन से फाइट होती है तो उसको हमको लीड करना है. बस यही होता था. ओके, अंडरस्टूड. सेवरल प्रोफेशंस एग्जिस्टेड. एग्रीकल्चर तो था ही, वीवर, पॉटर, कारपेंटर, बिल्डर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट. पर अगर आप देखेंगे तो ये सोसाइटी मेनली पेस्टोरल थी. मैं पेट्रोलिस्ट लिख रहा हूं. वाज पेस्टोरल इन नेचर. पेस्टोरल मतलब जिनकी लाइफ, ऐसे लोग जिनकी लाइफ डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हो. पेस्टोरल सोसाइटी. ओके, अंडरस्टूड. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट एरिया, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट. ठीक, वैदिक कल्चर डेवलप्ड रिचुअल्स एंड यज्ञ फॉर कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल वेलफेयर. ओके, मैं पानी पी लूं 1 मिनट, आप तब तक देखो, जरा नोट डाउन करो. नाउ ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो यजनास के बारे में मेंशन करता है, जिसे हम लोग आज की लोकल लैंग्वेज में यज्ञ बोल देते हैं. दैट इज यजनास. ओके, अंडरस्टूड. अग्नि, द फायर डीटी, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिचुअल. मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि निमित जरा ये बताओ कि हमेशा ये अग्नि को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, चाहे वो मैरिज जैसी कोई प्योर चीज हो, चाहे वो कोई यज्ञ जैसी प्योर चीज हो, या फिर वो आरती उतारने ऐसी कोई प्योर, जितनी भी ऐसी चीजें इनकी सैंक्टिटी बहुत हाई है, वहां पे अग्नि को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? कोई बता सकता है? चलो वेट करूंगा, एक लेक्चर में अगले में मैं बताऊंगा. ठीक है, बताना जरा कमेंट सेक्शन में, इंटरेक्शन रखा करिए. ठीक, तो अग्नि वाज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. द उपनिषद एक्सपैंडेड वैदिक आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट. फिर उपनिषद भी टेक्स्ट हैं. उपनिषद्स आर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेदास. ओके, तो उपनिषद फोकस करते हैं किस पे? कर्मा थ्योरी पे, रीबर्थ पे, ब्राह्मण पे, आत्मा, आत्मा, सोल का एग्जिस्टेंस. ये सारी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट किस में डिस्कस हो रहे हैं? उपनिषद में. वेदांत बिलीव्ड दैट द एंटायर यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण. ओके, आगे आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में अबाउट डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. उसमें आप पढ़ेंगे ओके, वेदांत थ्योरी के बारे में. ठीक, आइए अब आता है मेंशन बुद्धिज्म का. देखिए, बुद्धिज्म से क्वेश्चन, जैनिज्म से क्वेश्चन बहुत डिटेल में आने लगे हैं.
ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी व्हाट वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे साथ, आपको वहां पे जो आपको प्रॉपर आपको मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू दिखाऊंगा। हालांकि आई विल नॉट लाई इन फ्रंट ऑफ यू, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से काफी हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट, ठीक है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें देखना है। ओके, बुद्धिज्म इमर्जेंस 6th सेंचुरी बीसी, फाउंडर सबको पता है कौन थे, सिद्धार्थ उनका नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी इन टुडेज नेपाल, आज नेपाल में, ठीक। अशोका घूमने गए थे लुम्बिनी, टैक्स एग्जेम्प्ट करके आ गए थे, 1/6 की जगह 1/8 करके आ गए थे, और रिलीजियस टैक्स से तो इनको एग्जेम्प्ट ही कर दिया था। याद आ रहा है अगर कोई पुराने हैं जिन्होंने साथ में पढ़ा है हमारे? नहीं है, ओके, ठीक। He renounced palace in search of the life of suffering. उन्होंने एक certain age के बाद आके अपना पैलेस, he belonged to a royal family, okay, he was a prince. उन्होंने अपना पैलेस रिनाउंस कर दिया और अपने बीवी बच्चे दोनों को रिनाउंस कर दिया, छोड़ छाड़ के चले गए फॉर द to find the cause of suffering. This event is very important, known as Mahabhinishkraman or the Great Renunciation. He attained enlightenment under a peepal tree at Bodh Gaya. Bodh Gaya is near बिहार, इज इन बिहार, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बोधि ट्री है, दुनिया भर से वहां पे आज टूरिस्ट आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बोध गया। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर एनलाइटनमेंट ही बिकेम टू बी नोन एज बुद्धा, ठीक है, हिज नेम फ्रॉम सिद्धार्थ गौतम स्विच टू गौतम बुद्ध। बुद्धा, बुद्धा उनका नेम नहीं था, बुद्ध मतलब होता है द एनलाइटेंड वन। जब उनको एनलाइटनमेंट मिला आफ्टर 49 डेज ऑफ ऑस्ट्रियर प्रैक्टिस, तब उनका जाके नाम पड़ा द एनलाइटेनमेंट। द एनलाइटेनमेंट जब हुआ उनका, तब उनका जाके नाम पड़ा द एनलाइटेंड वन, बुद्धा। एनलाइटेनमेंट होने के बाद बुद्धा अपना पहला सरमन कहां देते हैं? सारनाथ में, नियर वाराणसी। कौन सा स्तूपा है बताओ? DH डैश डैश डैश, ओके, आप ही बताएंगे, ओके, अंडरस्टूड। और जो पहला जो सरमन दिया, उस सरमन का जो इवेंट है देने का, वो क्या कहलाता है आपको? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, अंडरस्टूड। द फर्स्ट sermon delivered by Buddha, this is a historic event, this is known as धर्म चक्र परिवर्तन, अंडरस्टूड। उसके बाद बुद्धा ने संघ फाउंड किया। संघ क्या था? इट वाज अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता था, ऑर्गेनाइजेशन सेट करता था कि कैसे चलेगा बुद्धिज्म, ओके, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे और क्या होगा। संघ, इट वाज नोन एज संघ, अंडरस्टूड। देन बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका आइडियोलॉजिकल बिलीफ था, दैट ही डिस्कार्डेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिकॉज बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन था बच्चों, वो यही था कि द कास्ट सिस्टम इज करप्ट, द सिस्टम ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस इन ब्राह्मणिज्म इज करप्ट, द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इज रॉन्ग, द रिलीजन डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इज रॉन्ग, ठीक है। और ये सब कहां से आती है? सब वेदास से आती है। इसीलिए बोला कि सबसे पहले वेदास की अथॉरिटी क्या? दे डिड नॉट बिलीव इन वेदास अथॉरिटी, दे डिनाउंस द कास्ट सिस्टम, ये दो, एंड दे आल्सो डिनाउंस द एनिमल सैक्रिफाइस सिस्टम। ये 2-3 कोर आइडियोलॉजी है बुद्धिज्म की, ओके, अंडरस्टूड। देन on the same lines, more or less in the same period, there was a person called Vardhaman, ठीक है, understood। He was also of the same view that he was against the authority of Vedas, he was against caste system, he was against animal sacrifice, more or less he was the one। देखो, जैनिज्म रिलीजन के ये फाउंडर कह सकते हो, या मैं इन्हें जो बोलता हूं, he was the one who organized it, ठीक है। जैनिज्म को रिलीजन का स्टेटस दिलवाना किसका था भाई? वर्धमान महावीरा का काम था, ठीक है, इन्होंने ही उसको ऑर्गेनाइज करा, स्ट्रक्चराइज करा। पर जैनिज्म की जो कोर आइडियोलॉजी वो बहुत पुरानी है, ओके। आपको सबसे पहले जो देखने को मिलते हैं तीर्थंकर, ये लोग तीर्थंकर बोलते हैं, द अल्टीमेट गुरु, ओके, ये 24th थे, तो इनसे पहले 23 हो चुके थे। पहला मुझे बताएगा कोई कौन थे? मुझे बताओ जरा, ठीक है, अंडरस्टूड। 23rd बताओ कौन थे? दोनों बताओ, मैं 50-50 छोड़ दूं आप लोग को, गेस करोगे? एक थे ऋषभदेव, एक थे पार्श्वनाथ। बताओ जरा आप कब कौन से थे? अंडरस्टूड।
तो आप जो जैनिज्म की कोर आइडियोलॉजी देखते हैं वो यहां तक आते आते 23rd तीर्थंकर तक स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में लाना, उसमें अपने एडिशंस करना, उसको इतना प्रोपोगेट करना, द क्रेडिट गोज टू वर्धमान महावीर टू एस्टैब्लिश जैनिज्म एज अ रिलीजन। ओके, एट द एज ऑफ 30 he renounced worldly life and practice एस्केटिज्म मतलब ब्रह्मचार्य, और उन्हें भी क्या हुआ आफ्टर 12 years ऑफ पेनेंस। भैया बुद्धा को 49 डेज में हो गया था, ठीक है, इनको 12 साल लगे। ओके, ये कंपैरिजन करके याद करो, इजी रहेगा। ओके, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम जिन, जिन मींस कॉन्करर ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। ओके, यहीं से बना जैन वर्ड, वहीं से बना जैनिज्म। इनकी भी कोर आइडियोलॉजी क्या थी, दो आपको याद रखनी है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। क्या याद रखनी है आपको, पहली तो आपको देखो अहिंसा, तो इनकी कोर आइडियोलॉजी थी, आपको याद रहेगी। दो याद करनी है, यूपीएससी में पूछा भी हुआ है ये, ठीक है, दैट इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब जैनिज्म जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं ट्रुथ हैज मेनी पर्सपेक्टिव्स, कुछ सही कुछ गलत कुछ सच या झूठ नहीं होता, ट्रुथ के कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग सच बोल रहा हो सकता है व्यक्ति, जरूरी नहीं है कोई झूठ हो। ये लोग कहते हैं झूठ कुछ होता ही नहीं है, ट्रुथ के बहुत पर्सपेक्टिव है। अंडरस्टूड, ये आइडियोलॉजी है किसकी, जैनिज्म की, जिसे हम लोग बोलते हैं अनेकांतवाद। फिर अपारिग्रह इनकी कोर आइडियोलॉजी है। कोर आइडियोलॉजी अपारिग्रह का मतलब है नॉन पोजेशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं इस दुनिया में उससे डिटैच रहो, उसका कोई भी मोह ना रखो। अपारिग्रह, नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी। जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल ऑफ टफनेस, लेवल ऑफ फैक्ट्स, सेम चीजें आएंगी अभी फिर से, ठीक है। अभी 11th-12th की एनसीईआरटी जब पहुंचेंगे तब हड़प्पा जो पढ़ोगे डिटेल में उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है, तब बुद्धिज्म जो पढ़ोगे उसकी बात अलग होगी। अंडरस्टूड। अभी ये कोर क्लासेस हैं, ठीक है, पूरी सीरीज हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग पहले हिस्ट्री करेंगे फिर पॉलिटी करेंगे, और अभी तक अगर आपने स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखा है जाके देखो। इफ यू आर अ बिगिनर और इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू स्ट्रेटेजाइज और प्लान, इट इज अ स्मॉल वीडियो, कम ड्यूरेशन का है, जाके प्लीज देखिए। मैंने पूरा उसको चार्ट वाइज आपके लिए क्या कर दिया है, बता दिया है कि भाई ये है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे फॉलो करना है। अंडरस्टूड। तो अभी यहां से क्या है, इस वीडियो से है भाई आपको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जल्द मिलते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी पे। वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रहेगी एक दिन के गैप से। अगर आज वीडियो आया है तो परसों आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। अंडरस्टूड। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। ऐसे करके सारी एनसीईआरटीज कवर करेंगे, फिर कोर बुक्स की तरफ भी चलेंगे। चैनल पे जुड़े रहिए, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप कमेंटिंग, ओके, इंटरेक्ट करते रहा करो। थैंक यू सो मच।